हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्दी होंगे और मस्त होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12 की एक बहुत ही स्वीट सी पोइम माय मदर एट 66, ठीक है, इस पोइम का आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा। हर चीज़ हम डिटेल में जानेंगे, इसके सेंट्रल आइडिया को समझेंगे, इसके लिटरेरी डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ हुआ ये जानेंगे और इस कविता के मर्म को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अपने इस सेल्फ स्टडी हेल्प नामक यूट्यूब चैनल में क्लास 9th क्लास 10th के एसएसटी और इंग्लिश दोनों के वीडियोस में बनाता हूँ। 6 to 8 के भी आपको इंग्लिश के पोइम्स यहाँ मिलेंगे। एसएसटी सोशल साइंस के आपको 9th 10th क्लास 8 के वीडियोस मिलेंगे और इंग्लिश के तो मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का माय मदर एट 66 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले इसके जो पोइटेस हैं कमला दास, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ मैं। कमला दास एक पोइटेस हैं। इनका बर्थ 1934 को हुआ था मालाबार केरला में। वो बहुत ही जानी मानी और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मॉडर्न पोइटेस हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। उनकी जो क्रिएशन है, जो उनकी पोइम्स हैं, उनमें वर्सेटिलिटी मिलती है, इंडिजीनियस मिलता है और अपनी मिट्टी की खुशबू मिलती है, फ्लेवर ऑफ इंडियन सॉइल मिलती है, यानी इंडियननेस पर उन्होंने लिखा है। कमला दास ने जो भी पोइट्री लिखी है इंडियन कल्चर पे, इंडियन ट्रेडिशंस पे, पूरी की पूरी भारतीयता, इंडियननेस उनकी पोइम में झलकती है। अगर आपको इंडियननेस को जानना है, भारतीयता को जानना है, तो आप कमला दास की पोइट्री को पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत नावल भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी और सारी की सारी उन्होंने जो अपनी क्रिएशन की वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडो इंग्लिश ये पोइट हैं, पोइटेस हैं। इंडो इंग्लिश ये आपकी पोइट हैं और इंग्लिश में लिखती थी। इन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, ठीक है, पोइम्स लिखी और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट इनकी एक कलेक्शन है पोइम्स की, जो शॉर्ट स्टोरी की, ठीक है। पद्मावती नाम की भी एक कलेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। अब आते हैं इनकी प्रेजेंट पोइम में जो आपके सिलेबस में दी गई है, माय मदर एट 66। ये पोइम आपकी, इस पोइम की लैंग्वेज आपकी पर्सनल है, ये पर्सनल नोट में लिखी गई है, पर्सनल टच है इसमें, और इसमें वो अपनी माँ के बारे में बता रही हैं। तो थोड़ा सा इसमें नॉस्टैल्जिया भी है। नॉस्टैल्जिया वो होता है कि बीती बातों को हम जब याद करते हैं पोइट्री में तो उसको नॉस्टैल्जिया इफेक्ट कहते हैं। तो ये नॉस्टैल्जिक पोइम भी हुई, पर्सनल पोइम भी हो गई, ठीक है, पर्सनल नोट के साथ लिखी गई है और नॉस्टैल्जिक एलिमेंट इसमें पाया जाता है। लिखा है इन्होंने, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पोइट्स क्या कर रही हैं कि अपने घर से कोचीन जा रही हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में अपनी माँ से विदा लेकर के, उन्हें गुड बाय बोल के, ये अपने का, ठीक है, ड्राइव करके, गाड़ी चला करके, ड्राइव करके ये कहाँ जा रही हैं, तो कोचीन जा रही हैं। तो उस टाइम उन्होंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, और उनकी माँ कहाँ थी, तो उनके बगल वाली सीट पे ही थी, उनके बगल में ही थी। डोर्स ओपन माउथ, डोज ओपन माउथ, डोज का मतलब ऊँग रही थी, ठीक है, उन्हें हल्की हल्की नींद आ रही थी, वो ऊँग रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनकी जो फेस थी, उनका जो चेहरा था, वो जैसा लग रहा था कि कोई लाश हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, ठीक है, उनकी चेहरे की जो चमक थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उनकी मदर 66 ईयर की थी, 66 साल की थी, वृद्ध हो चुकी थी। तो बूढ़ेपन, वृद्धपन का जो हर लक्षण था उनके माता के चेहरे पे दिख रहा था। उनकी माता जी ऊँग रही थी,
यानी एनर्जी उनकी ख़त्म थी, वो धीमी हो चुकी थी। ओपन माउथ, उनके मुंह खुले हुए थे, यानी कि उन्हें नींद आ रही थी, ऊँघ रही थी वो। हर फेस एशन, उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, बिल्कुल धूमिल हो चुका था, उनके चेहरे से तेज ख़त्म हो गया था। ऐसा लगता था कि उनकी माँ अब वृद्ध हो चुकी हैं, निरंतर वृद्ध होती जा रही हैं, और उनके चेहरे से जो तेज हुआ करता था किसी समय, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो एनर्जी, जो जीवटता, जो परिश्रम, जो इंथुजियाज़म उनकी माँ को कुछ साल पहले था, अब वो उसके एक भी लक्षण उसमें दिखाई नहीं देते हैं। वृद्धावस्था के सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। पेन ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। तो ये सब चीज़ें देख करके पोएटिस को दर्द का अनुभव हुआ। पोएटिस ने पेन फील किया। पेन इस बात का फील किया कि कभी जो उनकी माँ एनर्जी से फुल रहती थी और ज़िंदादिली से परिपूर्ण रहती थी, हमेशा हर काम में पीछे नहीं रहती थी, पूरे परिवार की देखभाल करती थी, बच्चों पे बहुत सारा प्यार लुटाती थी, वो माँ आज इस अवस्था में है कि उनका चेहरा एक लाश के समान लग रहा है। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, उनमें अब शक्ति नहीं बची, यानी उनमें एनर्जी का कोई स्रोत अब नहीं बचा। एक लाश जब लिटाई जाती है तो लाश का चेहरा पीला पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है। कुछ ऐसे ही बेजान वो लग रही थी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज द लुक्ड। ठीक है, वो पोइट सीम कर रही हैं, पोइट फील कर रही हैं कि निरंतर इनकी एज बढ़ती जा रही है, और कुछ समय बाद जब मैं इनको दोबारा देखूंगी तो ये और निस्तेज रहेंगी, ये और एनर्जी लेस रहेंगी, और इनकी हालत और ख़राब हमको दिखेगी। बट सून पुट थॉट अवे, लेकिन तुरंत उन्होंने दूसरा चीज़ सोचा। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तब उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा तो उनको कुछ छोटे छोटे नए पेड़ दिखाई दिए। ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब दौड़ रहे हों। तो जाहिर सी बात है, जब गाड़ी चलती है और आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको ये लगता है कि पेड़ उल्टी दिशा में भाग रहे हैं, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। पेड़ तो अपनी जगह फिक्स है। आपकी कार मूव कर रही है, आप कार के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब आप खिड़की से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की दिशा में उल्टी तरफ पेड़ भाग रहे हैं। तो यह ऐसा कुछ पोएट ने महसूस किया। पोएट ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उनको लगा कि जो छोटे छोटे पेड़ हैं, जो यंग पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रहे हों? दौड़ रहे हों, रेस लगा रहे हों, भाग रहे हों। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। छोटे बच्चों जो थे वो अपने घर से बाहर निकल करके उछल कूद मचा रहे थे। छोटे बच्चों को बाहर निकलना और उछल कूद मचाना, ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे? मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स। ये उन्होंने एक यहाँ पे इमेजरी ली है, एक एग्जांपल दिया है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो एनर्जी से फुल होते हैं, वो इन्जॉयमेंट से परिपूर्ण होते हैं, वो हर समय इन्जॉय करने की सोचते हैं, और उनका दिल निश्चल होता है, उनको किसी टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ठीक है, उन्हें सुख का, दुख का, ठीक है, भगवान का, शैतान का, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। वो अपनी धुन में मस्त होते हैं, उनका हृदय पवित्र होता है, वो जीवन को फुल टू इंजॉय करते हैं। जैसे मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। तो जिस प्रकार तो पोएटिस अपने बचपन के बारे में सोचती है, जब उसका बचपन भी निश्चिंत था, वो निश्चिंत होकर खेलती थी, उसे दुनियादारी की, प्रैक्टिकलिज्म की, व्यवहारिकता की, आधुनिकता की, समाज की कोई चिंता नहीं थी। वो अपना जीवन, अपना बचपन निश्चिंत होकर के जी रही थी। लेकिन पोएटिस आज बड़ी हो चुकी है और उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो सक्सेसफुल पोएटिस बन चुकी है। तो उन जिम्मेदारियों से जब वो अपने बचपन को याद करती है तो अपने बचपन का समय काफ़ी अच्छा पाती है। अगर वो बचपन में होती तो उसे अपनी माँ की चिंता इस टाइम नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है और उसकी माँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। तो अब निश्चित रूप से, निरंतर रूप में, हमेशा से उसको अपनी माँ की चिंता होगी, क्योंकि जैसे जैसे उसकी माँ की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी हालत और ख़राब होगी, वैसे वैसे वो मृत्यु के निकट और पहुँचेंगी। तो ये जो ख्याल होगा, ये जो विचार होगा, वो पोएटिस को अंदर से झकझोर करके रख देता है। पोएट सोचने लगती हैं कि वो दिन ज़रूर आएगा जब मेरी माँ मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी।
और अगर पोएटेस अपने बचपन में रहती तो उसको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। बचपन में उसकी माँ उसकी चिंता करती थी, सारी चिंता उसकी माँ की थी, पोएटेस की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब पोएटेस को अपनी माँ की चिंता है, क्योंकि पोएटेस का बचपन बीत चुका है। पोएटेस अब एक एडल्ट लेडी, एक समझदार औरत बन चुकी है। वो बच्ची नहीं रही, अब वो बचपन में अपनी नहीं रही। अब पोएटेस एयरपोर्ट पर पहुंचती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग अ फ्यू आवर, और वो आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर जब आगे बढ़ती है, फिर अपनी माँ को देखती है। वो लुक्ड अगेन एट हर, दोबारा उसने अपने माँ के वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, अपने माँ के चेहरे को देखा तो उसको उसकी माँ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर्स मून हो। ठीक है, लेट विंटर मून यानी लेट विंटर मून का मतलब जो जाड़े का चंद्रमा होता है, जब ठंडी का मौसम होता है, जब ठंडी ख़त्म हो रही होती है, उस समय के मून को आप जैसे देखेंगे तो उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? उसकी स्पेशलिटी होती है कि लेट विंटर का जो मून होता है वो डिम होता है, उसका प्रकाश उतना तगड़ा नहीं होता है, अपनी चांदनी वो अच्छे से बिखेर नहीं पाता, उसकी चांदनी फीकी होती है। तो जैसे लेट विंटर मून की चांदनी फीकी होती है, उसका प्रकाश फीका होता है, ऐसे ही मेरे माँ के चेहरे का चमक भी क्या हो चुका था? फीका हो चुका था। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। तो पेल एज अ लेट विंटर्स मून में आपका सिमिली है। यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइक यूज़ हुआ है, एज यूज़ हुआ है, वहाँ वहाँ इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली नाम का इसमें अलंकार है, उसको आप लिटरेरी डिवाइस कह लीजिए या उसको आप फिगर ऑफ स्पीच कह लीजिए। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, फिर उसको वो दर्द महसूस हुआ कि मेरी माँ का समय अब निकट है, हो सकता है कि अगली बार जब मैं आऊँ मुझे इनके दर्शन न हो। माई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, विंटर्स मून फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। मैंने अपने बचपन के भय को महसूस किया। जब मैं घबरा जाती थी बचपन में तो मुझे ऐसा ही भय लगता था, मैं डर जाती थी, क्योंकि तब मैं छोटी थी और परिस्थितियों को समझने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये बच्चे नहीं समझ पाते। जब आप बड़े होते हैं, उम्र दराज होते हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस आता है कि कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन आज मैं बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन जब मैं अपनी माँ की ऐसी हालत देखती हूँ, ठीक है, जब मैं अपनी माँ की ऐसी हालत देखती हूँ तो मुझे ये सिचुएशन कैसे मैं कंट्रोल करूँ मुझे समझ में नहीं आता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रख के अपनी माँ से कहा कि माँ मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, और मैं मुस्कुराते हुए उनसे विदा लेते हुए जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ को चली गई, और मैंने अपनी माँ को मुस्कुरा करके विदा किया। जबकि इस बात के 100% चांसेस थे कि जब मैं वापस लौट के आऊँगी तो हो सकता है कि मुझे मेरी माँ के दर्शन न हों। लेकिन जाते जाते मैं अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, अपने माँ के चेहरे पे मुस्कान मैं बिखेरना चाहती थी। तो जाते जाते मैंने अपनी माँ से हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनेपन के साथ, ज़िंदा दिली के साथ, एनर्जी के साथ मैंने क्या किया कि उनको अच्छे हाव भाव से मुस्कुराते हुए उनको मैंने विदा किया, ताकि मेरे जाने का दुख मेरी माँ को न हो। मुझे मेरी माँ से अलग होने का दुख तो हो ही रहा है, क्योंकि इस परिस्थिति में जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चों को उनका ख्याल रखना चाहिए। होता क्या है कि एज का बढ़ना नेचुरल प्रोसेस है। हम आप बचपन में थे, जवान हुए, बड़े हुए, हम भी बूढ़े होंगे। तो हमको सोचना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग माँ बाप हैं हमसे क्या चाहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया हमको पालने पोसने में, हमको बड़ा करने में, हमको सक्सेसफुल महिला या पुरुष बनाने में। वो माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो वे क्या सोचते हैं? वृद्धावस्था में, बूढ़े होने पे उनका डिमांड हमसे क्या है? वो हमसे क्या चीज़ मांगते हैं? हमसे किस चीज़ की डिमांड करते हैं? सब कुछ तो उन्होंने हमारा सौंप दिया है हमको। बूढ़े होने के बाद सारा कुछ सौंप दिया उन्होंने, फिर उनको क्या चाहिए? उनको समय चाहिए। आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी युग में बच्चे माँ बाप को सब कुछ दे रहे हैं, दे सकते हैं, लेकिन समय नहीं दे रहे।
और बहुत से बच्चे तो माँ को दूसरे भाई के पास छोड़ देते हैं और बाप को दूसरे भाई के पास। यानी माँ बाप का भी आजकल बंटवारा हो रहा है कि पिता की फादर को आप देखिए, मदर को हम देखते हैं। जीवन के शुरुआती वर्ष में जब माँ बाप साथ गुजारा, सुख दुख साथ मिल करके बांटा, और जब वृद्धावस्था का समय आया तो आप अपने मम्मी को अपने पापा से अलग कर दिया, माँ को बाप से अलग कर दिया। माँ बाप ने तो आपको मिल करके पाला। माँ बाप ने आप 4 या 5 भाइयों को मिल करके पाला, लेकिन आप 4-5 भाई मिल करके माँ बाप को एक साथ नहीं पाल सकते। ये सबसे बड़ी विडंबना है आजकल के समय। बूढ़े माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका समय चाहिए। आप उनसे उनका हालचाल पूछते रहें, उनके पास बैठें। वो जब अकेले होते हैं तो उनका जीवन अकुलाने लगता है, उनको खामोशी, उनको अकेलापन सालता है। तो आप उनको अकेला ना रहने दें, क्योंकि जब आप बचपन में थे, जब आप जवानी में थे, किसी समय आपके माँ बाप ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब माँ बाप ने आपको किसी समय अकेला नहीं छोड़ा तो आप भी अपने माँ बाप का साथ मरते दम तक अकेला नहीं रखेंगे उनको, और उनके साथ रहेंगे। हमको पूछना चाहिए अपने माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप के साथ बैठना चाहिए, उनके पास समय गुजारना चाहिए। वही उनकी असली पूंजी है। बच्चे माँ बाप की असली पूंजी होते हैं। बच्चे को जब कोई तकलीफ़ होती है तो माँ बाप का कलेजा फट सा जाता है, लेकिन माँ बाप को जब तकलीफ़ होती है तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं। हमें इस कविता से सीख लेनी चाहिए। और अगर आप लोग अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हैं, उनके पास समय नहीं बिता रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस कविता को पढ़ने के बाद आपके दिल की घंटी बजेगी और जा कर के आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करेंगे। ये जान लीजिए, आपके माँ बाप, उनका अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि जीवन जीने का जितना तजुर्बा, जितना एक्सपीरियंस उनको है, उतना भी आपको नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।